ओवैसी साहब कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, ये मैच नहीं होना चाहिए था। जब हम पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट हैं कि अगर हमारे यहाँ महंगाई होती तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, इवन बारिश भी होती तो बादल भी पाकिस्तान छोड़ता है। ओवैसी साहब का भी विकल्प अच्छा नज़र आता है कि अगर वहाँ पर लोग मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर अगर ओवैसी साहब को भी चुनते हैं तो ओवैसी साहब भी एक अच्छा विकल्प नज़र आते हैं। लेकिन फैंटक वाला बाबा अच्छा विकल्प नज़र नहीं आते, बीजेपी अच्छा नहीं नज़र आती, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मजहब पर पॉलिटिक्स करी है, मंदिर मस्जिद पर पॉलिटिक्स करी है, तीर त्रिशूल तलवार पर करी है, दलितों पर करी है, मुसलमान पर करी है। आप ओवैसी साहब की पार्टी में तो लोग जज्बे से जाते हैं, मैं रैली वो तो नहीं है कि दिल्ली से भर के जा रहे हैं ट्रक, भाई 500 देंगे, तो ना ओवैसी साहब ने कभी आज तक किसी को पैसा दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ओवैसी साहब के पास पहुंचे जो आप देखिए कि ओवैसी साहब को एक सब्स्टिट्यूट समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद कोई नेता है या कोई नेता बन सकता है या हमारा उत्तर प्रदेश में उत्थान हो सकता है, उसी सब्स्टिट्यूट के तौर में ओवैसी साहब को देख रहे हैं। तो अभी इनके सबके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए कि अगर ओवैसी साहब ने 30-40 सीटें भी जीत ली तो फिर ओवैसी साहब की पार्टी को भारत में कोई रोक ही नहीं सकता। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रुति और आज हमारे साथ में मौजूद है ऐमन रिजवी जी। समी ने अपना 100% इस टीम में नहीं दिया। अगर समी एक अच्छा प्लेयर ना होता तो आप खुद सोचिए कि वो भारत की नेशनल टीम में खेलता, और अगर टीम हार जाती तो सारा ठीक रहा, एक मुसलमान प्लेयर पर फोड़ना वो गलत बात है। आप ये देखिए कि ओवैसी साहब कहीं ना कहीं सही कह रहे थे, ये मैच नहीं होना चाहिए था। जब हम पाकिस्तान के इतने अगेंस्ट हैं कि अगर हमारे यहाँ महंगाई होती तो पाकिस्तान जिम्मेदार, पेट्रोल महंगा होता है तो पाकिस्तान जिम्मेदार, इवन बारिश भी होती तो बादल भी पाकिस्तान छोड़ता है, तो फिर क्यों आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना के अंदर तो गुटरगू कर रहे हैं, मैच खेल के करोड़ों अरबों छाप रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पाकिस्तान करके भारत की बेवकूफ़ जनता को और ज़्यादा बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ओवैसी साहब तो कह रहे हैं ना, मुसलमानों की बस बात कर रहे हैं, आपके रहनुमा आ गए, खुश रहिए आप। अच्छी बात है कि ओवैसी साहब एक काम शायद उत्तर प्रदेश में कर पाएँ कि उत्तर प्रदेश में लोगों को संगठित कर पाएँ, उस कौम को संगठित कर पाएँ जो मोती के दाने की तरह पड़ी हुई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है मात्र 124 सीट पर फैसला कर सकते हैं। अगर 124 सीट में मुसलमान वोट भी नहीं डालता तो क्या 415 सीटें, क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी? तब भी बनेगी। हाँ, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को संगठित होना चाहिए, मुसलमानों को दरिया नहीं बिछानी चाहिए, मुसलमानों को भी कुछ ना कुछ पोस्ट मिलनी चाहिए। तो ये वाली बात उनकी जायज़ है। सिर्फ इस वाली बात पर कि जो ओवैसी कह रहे हैं मुसलमानों के रहनुमा हैं, ये वाली गलत बात है। मुसलमानों के रहनुमा अगर होते तो क्या ओवैसी साहब की पार्टी में कोई नॉन मुस्लिम भाई नहीं है? बहुत सारे नॉन मुस्लिम हैं, दलित हैं, सरदार हैं, तमाम तरह के लोग हैं। तो सिर्फ मुस्लिम कह के उनको टारगेट करना ये गलत बात है। तो कह रहे हैं ना, बीजेपी के बी टीम में वोट काटने आ गए, बिहार जितवाए, अब यहाँ करेंगे। बीजेपी की टीम अगर बी टीम को ओवैसी साहब को कहा जा रहा है तो फिर हम चंद्रशेखर भैया को क्या कहेंगे? जब हमारी मायावती जी इतनी सक्षम थी, 3 बार वहाँ पर सरकार बना चुकी थी, तो फिर दलितों का वोट काटने के लिए क्या चंद्रशेखर साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी? तो फिर बी टीम ये नहीं हुई। और एक बात ये है कि जब भी कोई पार्टी में नाराज होता है बीजेपी में, या तो कांग्रेस में चला जाता है, कांग्रेस में नाराज होकर बीजेपी में चला जाता है, तो फिर ये बी टीम नहीं है, ए टीम नहीं है, सी टीम नहीं है। नहीं, अगर ये कानून सबके लिए सेम है। आप मर्डर करोगे, जब भी आपको वही रूल लागू होंगे, वही दिफाएं लागू होंगे। अमित जी कोई करेंगे, मोदी जी को मर्डर करेंगे, सब पे एक ही दिफाएं लगेंगी। सिर्फ ये वजह नहीं कि आप गरीब हो, आप मुसलमान हो, आप पे एक्ट गलत लगाए जाएंगे, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो लग रहा है राजनीति में आकर के उत्तर प्रदेश में ये ओवैसी साहब को कुछ फायदा होगा? ओवैसी साहब को मुसलमान बहुत ज़्यादा मुत्तहिद कर दिया। ओवैसी साहब ने ये वाला काम कुछ करा हो, करा ना करा हो, ओवैसी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में करंट तो पैदा कर दिया। उन लोगों को लग रहा है कि हाय हमारा वोट भी मोदी जी के बराबर है, इतना काम करा है, बस मुसलमानों में करंट ही पैदा करना है। अगर मुसलमानों में वहाँ पर यूनाइटेड आ गई कि वो एक यूनिट हो गए तो हो सकता है कुछ लंबा कर जाएं। ऐसे नहीं कुछ होने वाला, वैसे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ मुसलमान सवाल उठा रहे हैं ना उनके ऊपर, कह रहे भाजपा से पैसा लिया। नहीं तो वो वाले मुसलमान सवाल उठा रहे हैं ना जो खुद पैसा लेकर बैठे हुए हैं, तो वो तमाम दलाल है ना। अब दलालों के ऊपर तो लिखा हुआ नहीं होता कि तू मीम पार्टी का है, तू शीन पार्टी का है, तू बीजेपी पार्टी का है, तू वैसी पार्टी, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। दलाल तो किसी भी पार्टी में हो सकता है। समीकरण हाँ, तो जो बोल रहे हैं तो वो तो खुद अंडरवर्ल्ड डॉन रहे हैं जिनकी बात कर रहे हैं। अबू आज़मी, मैं नाम भी बताऊंगी ना उनकी, वो तो खुद कौन थे आपको पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, समाजवादी में चला गया। अब वो ये सोच रहा है बेचारा अबू आज़मी कि देखो भाई हमारे जो वो आज़म खान है वो जेल में, मैं आज़म खान बन जाता हूँ। आज़म खान बनने के लिए अबू आज़मी साहब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बनेंगे कि आप बकवासें कर करके आप मुसलमानों को बुरा कह के, आप पाकिस्तान को कोस के, इसको कह के आप अब बन जाएंगे आज़म खान। नहीं बनेंगे। आज़म खान बनने के लिए वाकई मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। दरी बिछाना ही हमको बहुत पसंद है, उसके लिए शुक्रिया। तो वो दरी बिछाने वाला दलाल होगा ना, हम तो नहीं है ना। उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं। आज़म खान जैसे मुसलमान भी बहुत कम आए हैं और अबू आज़मी जैसे भी ईमान फरोश बहुत कम आते हैं।
अब वो आज़मी जैसे जो लोग हैं बहुत कम आते हैं। यही नेता जो हैं ये मुसलमान नाम लेके मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, पूरे भारत को बर्बाद करते हैं। अब वो आज़मी एक निहायत ही घटिया पॉलिटिशियन है जिसको यही नहीं तमीज़ की कैमरा देकर बावला हो जाता है, क्योंकि कभी इंटरव्यू दिए नहीं है ना कभी आया है। अब आप जैसे लोगों ने उसको मुँह चला रखा है तो वो कैमरा कॉन्शियस है, कैमरा देखते ही वो बावला हो जाता है, पॉपुलैरिटी के लिए मुसलमानों को गालियाँ देता है। तो उससे बड़ा गद्दार कोई है ही नहीं। तो कह रहा अगर सरकार बनानी है मुसलमानों को मंत्री तो पाकिस्तान चले जाओ। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का बिस्तर बोरिया उसका कटवाओ। तू मुसलमान नहीं है, तू कटवा नहीं है, तू कटवा, तू कटमुल्ला नहीं है। तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? या तो तू कह के तू हिंदू हो चुका है, अपना नाम के आगे से अबू आज़मी हटा, तू लिख जो भी नाम तुझे लिखना है, अबू बाबू कुछ भी लिख दे। तो तू या तो मुसलमान नहीं है, या तू इंसान नहीं है, तू संविधानिक तरीके से नहीं। और तू होता कौन है? तेरे बाप का है हिंदुस्तान, तेरी माँ जेल में लेकर आई थी जो तू बताएगा कि मुसलमानों को भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। अब तू फैसला करेगा। तू कर क्या रहा है भाई? तू कर क्या रहा है? नहीं तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तुझे भी महाराष्ट्र दफा हो जाना चाहिए। तू यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आके क्यों नफरतें पैदा कर रहा है? तू यहाँ पे क्या हिंदू मुसलमान कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है? सबसे पहले तो इसको पाकिस्तान उठाकर फेंको। कंगना रनौत का भाई है, आप निकाल लो, हाइब्रिड है भी। कंगना रनौत का भाई है, सिर्फ ये नफरतें फैलाएगा। निकाल लो, इसकी मार बाप कहीं ना कहीं बदले हुए हैं। कंगना रनौत का भाई है ये। पुरस्कार मिला है कंगना को। हाँ तो ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। कहीं ना कहीं इनके हाइब्रिड हैं, टेस्ट करवाओ, कहीं ना कहीं इनकी माँ बाप का कनेक्शन रहा होगा। ओवैसी साहब का भी विकल्प अच्छा नजर आता है कि अगर वहाँ पर लोग मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर अगर ओवैसी साहब को भी चुनते हैं तो ओवैसी साहब भी एक अच्छा विकल्प नजर आते हैं। लेकिन फेंटागोला बाबा अच्छा विकल्प नजर नहीं आते, बीजेपी अच्छा नहीं नजर आती, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा मजहब पर पॉलिटिक्स करी है, मंदिर मस्जिद पर पॉलिटिक्स करी है, तीर त्रिशूल तलवार पर करी है, दलितों पर करी है, मुसलमान पर करी है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में दलितों की ऐसी तैसी मार रखी है, मुसलमानों की मार रखी है। अब तो देखिए कि 650 से ज्यादा पंडितों को कत्ल कर दिया है। अभी देखिए कितने बड़ी मेहनत का कत्ल करा इन्होंने। किसने करा? मैंने और आपने तो नहीं करा। हमारी तो औकात भी नहीं, हम चींटी मार दें उत्तर प्रदेश में जाके। कितने बड़े मेहनत का अखाड़ा परिषद के बंदे का कत्ल करा, जिनका वजन भी 130-40 किलो था। उनको आधा इंच की उस पर लटका दिया कि जी खुदकुशी करी है, ना रस्सी पे लटका हुआ नजर आया, जमीन पे लेटा हुआ नजर आया। तो ये बहुत बड़ा गेम है। ये चाह रहे हैं कि डर से हम उत्तर प्रदेश को लूट लें, खसोट लें। तो माफ कीजिए, भारत में लोकतंत्र चलता है, यहाँ ठोकतंत्र नहीं चलता। आपने अखिलेश यादव और ओवैसी जी की बात की, तो अखिलेश यादव तो खुद ही कहते हैं कि ओवैसी जी जो हैं वो वोट कटवा हैं। जैसे कि अभी मसूरी में हुआ और मेरठ में उनकी ओवैसी जी की सभा हुई, तमाम भीड़ मौजूद थी, लेकिन कहते हैं कि ये जो भीड़ है ना वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती। वो अपने अपना नजरिया है। ना तो मैं ओवैसी साहब की पार्टी से हूँ, ना मैं अखिलेश की पार्टी से हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं अपना आपको एक अंदाजा बता रही हूँ कि तो जैसे लगता है कि नहीं ओवैसी साहब वोट कटवा कैसे हो सकते हैं? ओवैसी साहब ने अगर अपनी पार्टी बनाई थी तो घुइयां छीनने के लिए तो नहीं बनाई थी। ओवैसी साहब की एक पार्टी है, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि भाई मैं मठों में जाकर लोगों को मैं समाधान दूंगा। अरे भाई, अगर ओवैसी साहब बिहार आते तो वोट कटवा, ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश आते तो वोट कटवा। तो भाई ओवैसी साहब ही वोट कटवा क्यों है? चंद्रशेखर वोट कटवा क्यों नहीं है भाई? कांग्रेस वोट कटवा क्यों नहीं है? कांग्रेस को कितने टिकट दिए थे? कितने टिकट मिले थे बिहार में? 70 सीटें मिली, 70 सीटों पे दिया था। कितनी सीटें जीती थी? 19। ओवैसी साहब ने 19 सीटों पे टिकट लिया था। कितनी जीती थी? 5। तो उनकी जो बंदे जीते थे वो आम दूसरी पार्टी से, बीजेपी से ही लीड बनाई थी, कांग्रेस से नहीं बनाई थी। तो वहाँ पर तेजस्वी ने कांग्रेस को वोट देके अपने हार पे कील ठोकी थी। तो एक पार्टी को टारगेट करना सिर्फ इसलिए कि उसका जो लीडर है वो मुसलमान है, ओवैसी है, इसलिए आप टारगेट नहीं कर सकते। और भारत में सबको हक है, भारत में मुसलमानों को भी अपनी पार्टी बनाने का हक है, दलितों को भी बनाने का हक है, सबको हक है। कि सिर्फ इसलिए कि ओवैसी साहब एक मुसलमानों के रहनुमा हैं, अल्लाह अल्लाह की बातें करते हैं, लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करते हैं, लोगों को संविधान की बातें समझाते हैं, इसलिए आप उनको वोट कटवा नहीं कह सकते। टीम कहते हैं बीजेपी की ओवैसी जी को, कहने से कुछ नहीं होता, यानी वो लोग डरे हुए हैं। जो सपा ही कहती है ना अखिलेश यादव की पार्टी। अखिलेश साहब, मैंने आपसे पहले भी कहा कि अखिलेश की पार्टी से मेरा कोई टाई अप नहीं। मैंने आपसे कहा कि अखिलेश अच्छा विकल्प है, क्योंकि वहाँ पर उसने सरकार बनाई है। अखिलेश की कमियां थी, जब भी तो लोगों ने अखिलेश को उखाड़ कर फेंका था। अखिलेश के अंदर भी घमंड आ गया था, क्योंकि इनके जो अब्बा थे वो थोड़ा सही चल रहे थे, बेटे के अंदर थोड़ा आ गया था, घमंड आती है, जो भी आया था। तो अखिलेश साहब अपने आप को चमकाने के लिए इस तरह की घटिया पॉलिटिक्स आप नहीं कर सकते। और इन्हीं के अंदर आप देखें कि इनका एक नेता है, चपड़ गंजूस है, अबू आज़मी नाम है, वो कैसी बकवासें हाँकता है कि मुसलमानों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। तो तू बता, तू मुसलमान नहीं है, तू कौन है? सबसे पहले तो उसका पासपोर्ट बनवा के उसको दफा करवाओ पाकिस्तान। कि ये तमाम घटिया लोग हैं जो यहाँ पर आकर हिंदू मुस्लिम करते हैं, और तमाम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में सेंध लगा रहे हैं। अरे आपने अगर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स करनी है, आपका एक ही एजेंडा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को बीजेपी मुक्त करा जाए, फेंटाकोला बाबा मुक्त करा जाए, उत्तर प्रदेश को रेप मुक्त करा जाए, मॉब लिंचिंग मुक्त करा जाए। तो आप तमाम लोग एक जगह संगठित होइए ना, कि नहीं तू बी पार्टी, तू सी पार्टी, तू कटवा पार्टी, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है फिर से एक बार बीजेपी जो है
वो धर्म की राजनीति करेंगे, जैसे कि धर्म में बीजेपी करेगी नहीं, बीजेपी ऑलरेडी कर रही है। आप त्रिपुरा में देखो 36 मस्जिदों को शहीद कर दिया, कलाम पाक को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को तलवारों से काटा जा रहा है। त्रिपुरा किसी दूसरी जगह नहीं है, भारत के अंदर ही आता है, जहां मुसलमान मात्र 3 लाख रहते हैं। 36 लाख की आबादी, 10 किलोमीटर में ये एक रकबा है त्रिपुरा में। वहाँ पर शिव से ये RSS वाले, बजरंग दल वाले 17 तंजीमें पहुंचे, जहां दबाकर मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है। तो ये तो धर्म की राजनीति करते हैं। मंदिर, मस्जिद, तीर त्रिशूल, तलवार, गाय, गोबर, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के साथ में हैं। अगर मोदी जी मुसलमानों के साथ में, तो मोदी जी त्रिपुरा क्या है? 370 हटा दिया। 370 हटाकर बताइए ना कितने वहाँ पे जवानों को शहीद करवाया। उन तमाम जवानों को शहीद करवा दिया जो किसानों को प्रमोट कर रहे थे। कितने सिखों को वहाँ कत्ल करवाया। तो 370 में मोदी जी तुम बेनकाब हो गए। पाकिस्तानों का आतंक कम किया है ना। तो पाकिस्तान का आतंक अगर खत्म करा है, तो फिर ये जो वहाँ पर मर रहे हैं मोदी जी, तुम मार रहे होगा उनको, बीजेपी वाले मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? तुमने तो ये भी कहा था अगर नोटबंदी में फेल हो गए तो चौराहे पे फांसी दे देना। नोटबंदी में भारत बर्बाद हुआ। कौन सा चौराहा है मोदी जहाँ पे आप फांसी पे लटकेंगे? चलिए हम सब वहीं उस चौराहे पे जमा होते हैं। तो ये बेवकूफ बनाते हैं। ये पूरा गुंडा राज चल रहा है। इन्होंने खाली एक हिंदू बन के फिल्म चला दी है। योगी सरकार तो कह रहा है कि पहले गुंडा राज था, लेकिन अब तो खत्म कर दिया गया है ना गुंडा राज। तो कोई गुंडा अपने आप को गुंडा कहता है, कोई बलात्कारी कहता है मैंने बलात्कार करा है। तो तमाम गुंडे ही होते हैं। तो गुंडागर्दी तो कर रहे हैं। जो आप किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सेफ नहीं, महिला सेफ नहीं, जवान सेफ नहीं, ब्राह्मण सेफ नहीं, मुसलमान सेफ नहीं, दलित सेफ नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सेफ कौन है? आप बताइए ना, आप भी तो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लोग बोल नहीं पाते हैं। UAPA, NSA, देशद्रोही का मुकदमा लगा के जेलों में डलवा देते हैं। तो कौन से उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं? फेंटाकोला बाबा, उत्तर प्रदेश का नाम ठोकतंत्र राज है। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो वैसी जी जो है उनकी रैली देखी जा रही है। अभी मसूरी में हुआ, फिर मेरठ में, अब मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। क्या लगता है आपको कितना प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना। अब भाई ओवैसी साहब की पार्टी, मोदी जी की पार्टी तो है नहीं, योगी जी की पार्टी तो है नहीं कि 500 रुपए देके या वो पकड़ा के शराब का ले आओ। ओवैसी साहब की पार्टी में तो लोग जज्बे से जाते हैं। मैं रैली वो तो नहीं है कि दिल्ली से भर के जा रहे हैं ट्रक, भाई 500 देंगे। तो ना ओवैसी साहब ने कभी आज तक किसी को पैसा दिया। तो जाहिर सी बात है कि वो लोग ओवैसी साहब के पास पहुंचे। जो आप देखिए कि ओवैसी साहब को एक सब्स्टिट्यूट समझ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि शायद कोई नेता है या कोई नेता बन सकता है या हमारा उत्तर प्रदेश में उत्थान हो सकता है। उसी सब्स्टिट्यूट के तौर में ओवैसी साहब को देख रहे हैं। तो अभी इनके सबके पेट में उड़द चावल पकने शुरू हो गए कि अगर ओवैसी साहब ने 30-40 सीटें भी जीत ली तो फिर ओवैसी साहब की पार्टी को भारत में कोई रोक ही नहीं सकता। जी, थैंक यू। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की जनता से भी राय मांगते हैं और इसी तरह से लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। आगे भी आपके पास वीडियो आते रहेंगे, देखते रहिए, बने रहिए हमारे।